आज के हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लेसन को कराऊंगी, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यानी कि नोट्स के फॉर्म में यहाँ देखेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेसन को करना। जितने भी मटेरियल्स हैं, आपने कई सारी चीज़ें देखी होगी अपने आसपास। सारी चीज़ें जितनी भी है उसे दो भागों में बांट दिया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे आप कुछ लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी परिचित होंगे, तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। पहले बारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, या मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज जितने भी मेटल्स होते हैं यूजुअली वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम के। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, लस्टर का मतलब यहाँ पे शाइन होता है। मेटल्स आर मेलेबल, सो इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेलेबल एक प्रॉपर्टी होती है, सो we can beaten into thin sheets. Metals are ductile, can be drawn into thin wires. Metals have high melting points. Gallium and cesium have low melting points. They melt in the palm of the hand. तो मेटल्स जो होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम के। ये दोनों एक ऐसा मेटल है जो कि हाथ के टेम्परेचर पर आने पर ही मेल्ट होने लग जाता है। तो ये दो एक्सेप्शंस है, बाकी यूजुअली मेटल्स जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो मेटल्स होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। बेस्ट कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को और कॉपर को, और पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं मेटल्स में ही जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है, फिर कॉपर है, और सबसे पुअर कंडक्टर होते हैं लेड और मर्क्यूरी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं अपने आप से, सो ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। एंड बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर। इसलिए इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम अपने घरों में जो वायर होते हैं उसके लिए, वायरिंग के लिए कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। अब बारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। चलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो आइदर सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड का एग्जांपल है कार्बन एंड सल्फर, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। सो लिक्विड नॉन मेटल्स के एग्जांपल है ब्रोमीन, और गैसियस नॉन मेटल के एग्जांपल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। नॉन मेटल्स, जैसा कि मेटल्स हमने देखा कि मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट नॉन मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। सो एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस भी माना जाता है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, जो कोई ऐसी खास चमक नहीं होती जैसे कि मेटल्स में होती है। एक्सेप्ट यहाँ पर आयोडीन क्रिस्टल जो होते हैं, सिर्फ इसमें एक चमक होती है। अदरवाइज जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि वुड एक नॉन मेटल है, इसमें किसी तरह की चमक नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल। सो नॉन मेटल्स को अगर आप उसके बीट किया जाए तो वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो टूट जाते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी बोला जाता है। सो ये मॉलेबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, इसे मतलब थिन वायर में ड्रॉन भी नहीं किया जा सकता। सो इट आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। जो नॉन मेटल सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बट नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। सो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड, वो उनके लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले देखेंगे मेटल्स की। सो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड को। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे
दी हुई है आपके समझने के लिए। सो Cu plus O2 gives CuO. So when aluminium is heated, it combines with oxygen to form aluminium oxide. Now come to the reactivity series of metals. Reactivity series की बात करेंगे, then the arranging of metals in the decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metals. तो सबसे पहले ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, उसके बाद आते आते ये रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है वो है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सो ऑन। अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सो जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब सल्फ़र को हीट किया जाता है तो ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सो अगर केमिकली इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे देन S+O2 gives SO2. When carbon is heated, it combines with oxygen to form carbon dioxide. अगर कार्बन एक नॉन मेटल है और इसको अगर ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विथ वाटर. Generally, non-metal do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire, it exposed to air. तो जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि पानी में स्टोर किए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, चूँकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, इवन ये बहुत जल्दी फायर कैच करता है अगर उसे एक्सपोज किया जाए एयर में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कांटेक्ट करते हैं फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सो इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। क्योंकि फॉस्फोरस को एटमॉस्फेयर में आते ही वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट कर देता है और एक्सपोज हो जाता है और यहाँ पर इसलिए इसे स्टोर किया जाता है वाटर के साथ। नाउ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं? तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं अपने ऊपर, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जितने भी मेटल्स होते हैं यूजुअली वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन्स अपने ऊपर इनके ऊपर आ जाता है। सो हम ऐसा कह सकते हैं यूजुअली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2, 8 and 1. So it has one valence electron, it loses one electron and forms a sodium ion, that is Na plus charge. तो इस वजह से इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सोडियम एक मेटल है जो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रूप में, क्योंकि ये एक जब ये कंबाइन करता है किसी रिएक्शन में तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज़ करता है। आगे बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और एटॉमिक नंबर जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, एटॉमिक नंबर क्लोरीन की जो होती है 17 होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो ये होता है 2, 8 and 7। सो इट हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है रिएक्शन के दौरान, देन इट फॉर्म्स क्लोरीन आयन। सो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सो यूजुअली ऑल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नाउ एक और प्रॉपर्टी है कोरोजन। चलो कोरोजन को पढ़ लेते हैं। कोरोजन इज द डैमेज यू caused to metals due to the reaction of metals with oxygen, moisture, carbon dioxide, etc. So corrosion एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल्स डैमेज होता है ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने कार्बन के ऊपर जंग लगी, आयरन के ऊपर जंग तो देखी होगी। लोहे के ऊपर जो जंग लगती है दैट इज़ नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन। ये क्या है? इसके अलावा अगर आपने देखा होगा आपके पास कोई कॉपर की यूटेंसिल है, आप उसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं या फिर कहीं भी आप रख के छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है।
वो एक कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है, क्योंकि वो एयर के साथ एक्सपोज करता है और रिएक्शन कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर सिल्वर, किसी सिल्वर की ऑर्नामेंट्स को या फिर ज्वेलरी को जब आप पहनते हैं तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग सी आ जाती है। तो ये कोटिंग जो होती है वो सिल्वर सल्फाइड की होती है, क्योंकि इसका कोरोजन होता है जब ये एक्सपोज करते हैं, ये मेटल्स होते हैं, और जब ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये कोरोजन करते हैं, मतलब इनका डैमेज होता है। सो टू शो दैट एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, आप चाहे तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, 1, 2 और 3, जैसा कि मार्क किया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आयरन इज, आपकी एनसीईआरटी में भी ये एक्टिविटी मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से भी इसे फॉलो कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे आयरन नेल्स हैं, each of them. So put some anhydrous calcium hydrochloride in test tube 1 to absorb moisture. Pour some boiled distilled water in test tube 2 and pour some oil over to prevent air into the test tube. Now pour water in test tube 3. Now cork the test tubes and leave them for a few days. The nails in test tube 1 doesn't get rusted because it had only air, no water. The nails in test tube 2 does not rust because it had only water and no air. The nails in test tube 3 gets rusted because it had air and water. तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों, आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। अब चूँकि कोरोजन तो डैमेज होता है मेटल्स का, हमें इसे प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट आप कैसे करोगे मेटल्स को, तो प्रिवेंट करने के लिए जो कोरोजन्स ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। चलो अब हम पढ़ लेते हैं कैसे आप बचा सकते हो। तो फर्स्ट है अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। आप टाइम टू टाइम ऑयलिंग और ग्रीस लगा के मेटल्स को कोरोजन से बचा सकते हो। दूसरा मेथड है अप्लाइंग पेंट, या फिर आप पेंट अप्लाई करके भी मेटल्स को कोरोजन से सेव कर सकते हो। थर्ड है गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है बच्चों, तो यहाँ पर कोटिंग विथ जिंक। अब किसी भी मेटल्स के ऊपर जिंक की जो एक लेयर चढ़ा दी जाती है, क्योंकि जिंक एक नॉन रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर इसका कोरोजन को ये रोक देता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। बाय टिनिंग, व्हाट इज टिनिंग? कोटिंग विथ टिन। अगर कोट कर दिया जाए, एक लेयर दे दी जाए टिन की मेटल्स के ऊपर, तो यहाँ पर भी इसे कोरोजन से बचाया जा सकता है। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सो कोटिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड है जिसमें एक लेस रिएक्टिव मेटल्स को एक मोर रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर उसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है। बाय एलॉइंग, मेकिंग अलॉयज़। अगर आप मेटल्स का जो बहुत मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं जो बहुत जल्दी कोरोजन करते हैं, ऐसे मेटल्स को अगर उनके एलॉय बना दिए जाए तो भी आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब एलॉय क्या होता है, चलो जल्दी से इसके बारे में जान लेते हैं। एलॉय क्या होता है? एन एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पर एलॉय क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल का या फिर अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स का। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रह गया बच्चों, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ये मेटल्स नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में। अब आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों जो मेटल्स होते हैं उसका उपयोग मशीन, मोटर गाड़ियाँ या फिर एरोप्लेन या फिर ट्रेन बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, या फिर इंडस्ट्रियल और अलग तरह के साजो सामान बनाने में, या फिर खाना बनाने के बर्तनों में, वाटर बॉयलर आदि, ये सब के निर्माण में किया जाता है। लेकिन आपने देखा कि कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके उपयोग यहाँ पर नहीं होते हैं। चलो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग यूजेस के बारे में हम अभी सीखते हैं। नॉन मेटल्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि सभी जितने भी सजीव होते हैं वो रेस्पिरेशन के समय नॉन मेटल्स को अंदर लेते हैं। अब नॉन मेटल्स जिसका यूजेस किया जाता है फर्टिलाइज़र को बनाने में, वो फर्टिलाइज़र जो क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में, पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं।
इसके अलावा नॉन मेटल जिसका उपयोग किया जाता है वाटर के प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में, नॉन मेटल्स जिसका जो कि वॉयलेट कलर के होते हैं, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया भी जाता है। पटाखों में जो प्रयुक्त होते हैं वैसे वो भी नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा आप अपने अनुभव से मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ और यूजेस भी आप सोच सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पहेली के मन में एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, या उनमें किस रूप में पाया जाता होगा? चलो अपने जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालो। बूझो सोच रहा है, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। अब मेरे शरीर में आयरन कहाँ पर है? आपने क्लास 7 में सीखा होगा कि केमिकल रिएक्शन में नए नए पदार्थ बनते हैं, और ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो उन जो पहले वाले रिएक्टेंट होते हैं उनसे वो बिल्कुल अलग होते हैं जिनसे वो रिएक्शन करते हैं। अब यदि कोई ऐसा रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के बाद ठंडा करके या गर्म करके या फिर किसी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करके अधिक ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, तो उस ऐसी चीज़ों को कहा जाता है एलिमेंट, यानी कि हिंदी में इसे तत्व कहा जाता है। सल्फर भी एक एलिमेंट है। इसी तरह आयरन और कार्बन भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट के एक नमूने में एक ही प्रकार के जितने भी होते हैं ना, उसके एटम एक ही प्रकार के एटम होते हैं। एटम एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है। एलिमेंट के फिजिकल नेचर की बात करेंगे तो जितने भी इसके भौतिक परिवर्तनों में एलिमेंट के जिसके परमाणु जो होते हैं, इसके एटम जो होते हैं वो अनडिस्टर्ब होते हैं, वो अप्रभावित होते हैं। चाहे कोई भी परिवर्तन हो जाए वो इससे कोई मतलब नहीं है, वो एटम उसके बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे लिक्विड सल्फर है, तो लिक्विड सल्फर का जो एटम है वो या तो वो पूरी तरह से वो सॉलिड हो जाए, या फिर जो सल्फ़र है वो स्टीम में बन जाए, लेकिन उसके जो एटम है वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। यद्यपि हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ की असंख्य किस्में हैं। इन्हें बनाने वाले जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर क्या है, उनकी भी कमी नहीं है। हमारे जितने भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं वो अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं और जिनमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं। अब कोई पदार्थ केमिकल रिएक्शन के द्वारा, यहाँ पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी संख्या 94 से अधिक नहीं है। मेटल्स नॉन मेटल्स के रूप में एक उसे क्लासिफाई कर दिया गया है। जो अधिकांश जो मेटल्स हैं, अधिकांश जो एलिमेंट हैं वो मेटल्स के में आते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं वो या तो नॉन मेटल्स होते हैं या फिर मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होता है? मेटेलॉइड्स वो होता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को कैरी करता है। मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की होती है और कुछ नॉन मेटल्स की होती है। तो ये था हमारा लेसन। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस लेसन के। चलो अब बारी है लेसन के बाद कुछ की नोट्स को समझ लेने की। हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा उसकी समरी एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Metals are lustrous whereas non-metals have no luster. Generally metals are malleable and ductile and non-metals do not have these properties. Generally metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are poor conductors. On burning, metals react with oxygen to produce metal oxides, which are basic in nature. Non-metals react with oxygen to produce non-metallic oxides, which are acidic in nature. जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो यूजुअली बेसिक होते हैं नेचर में। एसिड और बेस आपने ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है तो वीडियो आप ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. Metals react with acids and produce metal salts and hydrogen gas. Generally, non-metals do not react with acids. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ एंड प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस. मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम देयर
compounds in aqueous solution. Metals and non-metals are used widely in everyday life. लेसन के बाद अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो यहाँ पर जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन है। तो जैसा कि हमने अभी अभी लेसन में पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है मैलिबिलिटी, जिसकी वजह से इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। सो जिंक यहाँ पर एक मेटल है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, all non-metals are ductile, generally metals are ductile, some metals are ductile। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि generally metals are ductile, however मर्क्यूरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, सो इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड इज नॉट डक्टाइल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। Phosphorus is a very reactive non-metal. Metals are good conductors of heat and electricity. Iron is more reactive than copper. Metals react with acids to produce hydrogen gas. Question number 4 is true and false. Generally non-metals react with acids. तो generally non-metals react नहीं करते acid के साथ, so it is false. Sodium is very reactive metal, so it is true. कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये फॉल्स है क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि कोल क्या है, एक नॉन मेटल है, तो जब आप उसे बीट करोगे तो वो टूट जाएगा, सो इट कांट बी डक्टाइल। नाउ question number 5, some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अपीयरेंस, मेटल्स कैसे होते हैं, लश्रस होते हैं, नॉन मेटल्स आर डल। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। मैलिबिलिटी, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हीट कंडक्शन, मेटल्स कैन बी ड्रॉन into wires, heat conduction, good conductors of heat, and non-metals are poor conductor of heats. उसके पहले डक्टिलिटी था, तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स and non-metals are poor conductor of electricity. Question number 6, give reasons for the following. So number 1, aluminium foils are used to wrap food items because aluminium metal is malleable, therefore it can be beaten into thin foils. क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको रीज़न बताना है कि इमर्शन रॉड जो होते हैं जिसे आप पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो वो क्यों मेटालिक सबस्टेंस का बना होता है। Because metals are good conductor of heat and electricity, therefore immersion rods for heating liquids are made of metallic substances. Copper cannot displace zinc from its salt solution. So, a metal can displace a less reactive metal from its salt in an aqueous solution, and zinc is more reactive than copper. Therefore, copper cannot be displaced zinc from its salt solution. जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हो Cu और ZnSO4 है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे कैन बी इजीली कैच फायर इवन व्हेन इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। आपने देखा होगा आपकी माँ आपके घर में आपके जो पिकल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में नहीं रखती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलो हम आज जानते हैं। बिकॉज लेमन पिकल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज लेमन पिकल्स कंटेन्स एसिड्स which can react with aluminium, which is a metal, liberating hydrogen gas. This can lead to the spoiling of the pickle. Now, question number 8. Catch the substances given in column A with their uses given in column B. Gold, jewelry, iron, machinery, aluminium wrapping food, carbon fuel, copper electric wire, mercury thermo
meters. Question number 9. What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? So when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, the copper metal react with sulfuric acid to liberate hydrogen gas. Iron nails are placed in copper sulfate solution. So यहाँ पे अगर रिएक्शन में लिखोगे आप तो इस तरह से लिख सकते हो कि Cu plus H2SO4 gives copper sulfate CuSO4 plus hydrogen gas. So iron being more reactive displaces copper from copper sulfate solution. In this reaction, the blue color of copper sulfate fades and there is deposition of copper on the iron nail. तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, आप एक ब्लू कलर का डिपोजिशन देखते हो जो क्या होता है, आयरन सल्फेट होता है जो डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को. क्वेश्चन नंबर 10. Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of the gas and write down the word equation of all the reactions taking place in this process? तो सलोनी ने एक जलता हुआ चारकोल का टुकड़ा लिया और उसने क्या किया, जो गैस इवॉल्व हो रहे थे उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया है. तो अब क्या होगा, जो नेचर ऑफ गैस क्या होगा, इसको टेस्ट करने के लिए कैसे टेस्ट करेंगे. सो add a few drops of water in test tube containing gas. Now cover the test tube and shake it well. After shaking test tube solution well with blue litmus and red litmus, it will turn blue litmus red. Thus gas is acidic in nature. Charcoal reacts with oxygen to form carbon dioxide gas. So charcoal को हम C लिखते हैं, oxygen O2, it gives carbon dioxide. Carbon dioxide reacts with water to form carbonic acid, which turns blue litmus paper red. CO2 plus H2O gives H2CO3, which is the formula of carbonic acid, and carbonic acid turns blue litmus red. Question number 11. One day Rita went to jeweler shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day, when they bought the jewelry back, they found there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss of weight? अब आप क्या बता सकते हो कि रीता ने अपनी मम्मी के साथ जाकर ज्वेलरी शॉप में कुछ गहने दिए और जब वो अगले दिन लेकर आती है तो उसे महसूस होता है कि वो कुछ हल्की सी हो गई है. तो आंसर देखो, टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड aquaresia. aquaresia क्या है, इसे हिंदी में अम्लराज कहा जाता है एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड. On getting the environment of aquaresia, the outer layer of gold dissolves and the inner shiny layer appears. So the dissolving of the layer causes a reduction in the weight of the jewelry. So बच्चों, this was our lesson materials, metals and non-metals. आई होप आपको लेसन समझ में आई होगी. अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप इसे नोट्स में लिख लेना जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.